अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। हमने मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की ज़िंदगी की दास्तान की शुरुआत ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू कर दी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे और दूसरे मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी की दास्तान। 6 मार्च 1508 यानी 1508 को काबुल में पैदा हुए नसीरुद्दीन हुमायूं अपने वालिद के लिए काफ़ी खुशबख्त साबित हुए। उनकी पैदाइश के बाद से बाबर को कामयाबी पर कामयाबी मिल रही थी। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाली। हुमायूं की वालिदा बाबर की पहली बीवी माहम बेगम थी। हुमायूं उलूम व फ़नून से ख़ास रग़बत रखते थे। कम उम्री में ही उन्होंने तुर्की, अरबी और फ़ारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली। रियाजी, फ़लसफ़ा, नुजूम और इल्म हैयत भी उन्होंने सीखा। सिपागिरी और नज़्म व नस्क़ यानी लॉ एंड ऑर्डर की आला तरबियत यानी हाई लेवल ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की और सिर्फ 20 साल की उम्र में बदख्शां के गवर्नर मुकर्रर किए गए। उन्होंने पानीपत और कनवाहा की लड़ाइयों में शमूलियत इख्तियार की। इसकी खिदमत के सिले में हुमायूं को हिसार फ़िरोज़ा का इलाका दे दिया गया। 1527 यानी 1527 के बाद उन्हें दोबारा बदख्शां भेज दिया गया। 1529 यानी 1529 में जब वो आगरा वापस लौटे तो उन्हें संभल की जागीर के इंतजामात सौंपे गए। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया था तो हुमायूं ने भी अपने वालिद ज़हीरुद्दीन बाबर के कांधे से कांधा मिलाकर इस जंग में लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान की फतह के बाद हुमायूं सख्त बीमार हुए तो उनके लिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने खूब दुआएं की और इबादत की और आखिरकार इधर हुमायूं सेहतयाब हुए थे तो उधर ज़हीरुद्दीन बाबर अपने मालिक के हकीकी से जा मिले थे। बाबर की वफ़ात के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को तख्त नशीन हुए। बाबर की बीमारी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म निज़ामुद्दीन खलीफा ने साजिश करके हुमायूं के बहनोई और तजुर्बेकार सिपा सालार मेहदी ख्वाजा को तख्त पर बिठाने की साजिश की। ताहम ये साजिश नाकाम हुई और हुमायूं मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह बने। लेकिन हुमायूं के मुश्किलों की ये तो बस शुरुआत थी। विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सीट साबित न हुआ। बाबर को इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि वो अपने पोजीशन और हुकूमत को जमा और मजबूत करे। यही गैर मुस्तहकम हुकूमत हुमायूं की मुश्किलात की वजह बने। बाबर ने बिस्तर मर्ग पर हुमायूं को ये वसीयत की थी कि वो अपने भाइयों से फयाजाना सलूक करे। हुमायूं ने तख्त नशीन होते ही कुछ ज़्यादा ही फयाजी का मुजाहरा किया। हुमायूं ने अपनी सल्तनत भाइयों में तकसीम कर दी। अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को काबुल और कंधार, हिंदाल को मेवात, जबकि एक और भाई अस्करी को संभल का इलाका बतौर जागिर दे दिया। इतना ही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां का इलाका अता किया। हुमायूं के इस फयाजाना सलूक के बावजूद उनके भाई मुतमईन ना हुए और उन्होंने हुमायूं का साथ देने के बजाय उनके लिए मुश्किलात ही पैदा की। कामरान ने बाद में पंजाब पर कब्जा कर लिया, फिर भी हुमायूं ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिसार फ़िरोज़ा का इलाका भी कामरान के हवाले कर दिया। ये हुमायूं की सियासी गलती थी या अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत या फिर बाप ज़हीरुद्दीन बाबर की वसीयत का असर कि उन्होंने अपने अहम इलाके जो फ़ौजी और माली क़ुव्वत के हामिल थे उसे वापस नहीं लिए। इन इलाकों की आमदनी हाथ से चली जाने से माली नुकसान भी बहुत हुआ। हुमायूं के लिए मुगलिया सल्तनत के तख्त के साथ साथ साजिशों का अंबार भी हाथ लगा। हुमायूं का भाई मिर्ज़ा कामरान उस वक्त काबुल और कंधार का हुक्मरान था। बज़ाहिर उसने हुमायूं को बादशाह बनने की मुबारकबाद देने के लिए पंजाब की जानिब पेशकदमी की, लेकिन मक़ासिद हुकूमत पर कब्जा करने के ही थे। लाहौर में बाबर के दौर से मीर यूनुस अली एक वफादार गवर्नर था जो सल्तनत में किसी भी खराबी की इस्लाह ही अपना फ़र्ज जानता था। इसीलिए मिर्ज़ा कामरान ने अपने दरबार में चाल चली और अपने सरकर्दा अमीर केराचा बेग को दरबार में दिखलावे के लिए झूठ मूठ बुरा भला कहा और केराचा बेग बज़ाहिर अपने साथियों समेत फरार हो गया। लाहौर में मीर यूनुस से पनाह तलब की। मीर यूनुस ने उसकी इज्जत अफजाई की। इस दौरान एक रात केराचा बेग ने गोरिल्ला कार्रवाई की और लाहौर के दरवाज़ों पर कब्जा कर लिया और मिर्ज़ा कामरान के लिए लाहौर के दरवाजे खोल दिए। लाहौर पर कब्जा हो गया। बाबर की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुल्क में चारों तरफ बगावत फैल गई थी। बाबर ने हिंदुस्तानी हुकूमत और सल्तनत अफ़गान हुक्मरान इब्राहिम लोदी को कत्ल करके हासिल की थी। अब अफ़गानों को
शिद्दत से एहसास हुआ कि अफगान हुकूमत जैसी भी थी उनकी अपनी थी, मगर अब वो मगलूब हो चुके थे, इसलिए वो अपनी हुकूमत की बहाली के लिए मैदान में आ गए। उन्हें महमूद लोदी, बहादुर शाह और शेर खान सूरी जैसे सरदार मिल गए थे। अफगानों को महमूद लोधी पर पूरा इत्मीनान था। अफगान हाकिमों को इस बात का भी शदीद एहसास था कि हिंदुस्तान पर उनका हक है और मुगलों को वो मुल्क से निकाल बाहर कर सकते हैं। दूसरी जानिब गुजरात के वाली बहादुर शाह और बंगाल के बादशाह नुसरत शाह दिल्ली के तख्त पर कब्जे के ख्वाब देखने लगे थे, तो वहीं राजपूत भी अज़े सरनौ क़ुव्वत बनकर उभर रहे थे। ऐसे वक्त में दिल्ली में बैठे हुमायूं चारों तरफ से घिर चुके थे। चारों तरफ से घिरे हुए हुमायूं ने वक्त की नज़ाकत कहें या फिर मसलहत, राजपूतों से इत्तेहाद करने का फैसला किया। हुमायूं ने मेवाड़ के हाकिम राणा सांगा के दरबार में दोस्ती का अहदनामा भेजा और उसकी बीवी कीर्ता देवी के लिए राखी भेजकर उसे अपनी बहन बना लिया। जब राणा सांगा इंतकाल कर गया तो गुजरात के हाकिम सुल्तान बहादुर ने सुल्तान मुजफ्फर से मिलकर रियासत चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब राणा सांगा की बीवी रानी कीर्ता देवी ने हुमायूं को खत लिखा कि बहन की मदद करे। हुमायूं फौरी बंगाल की मुहिम तर्क करके यानी छोड़ के रास्ते से ही मेवाड़ की तरफ गए। उस वक्त रियासत मेवाड़ के हाकिम राणा बिक्रमजीत राणा सांगा का बेटा था और महमूद खिलजी के साथ जंग में मसरूफ था। चित्तौड़ में कोई अहम सिपा सालार ना था, इसलिए राणा बिक्रमजीत की रानी जवाहर बाई ने फौजों की कमान संभाली थी और राणा उदय की उम्र उस वक्त सिर्फ 3 साल थे। इस सूरत हाल में हुमायूं फौज लेकर पहुंच गए। मुजफ्फर शाह ने हुमायूं के आने की खबर सुनी तो वापस गुजरात भाग गया। हुमायूं ने ताक़ुब किया और गुजरात फतह कर लिया। उधर राणा बिक्रमजीत ने महमूद खिलजी को शिकस्त दी और फिर चित्तौड़ पहुंच गया। हुमायूं ने वापस चित्तौड़ पहुंचकर राणा बिक्रमजीत की कमर से तलवार बांधी, जो पुख्ता दोस्ती का अहदनामा था, और हुमायूं के साथ साथ मुगलिया सल्तनत के लिए भी राजपूतों से ये दोस्ती काफ़ी अहम साबित हुई। यहाँ से हुमायूं की ज़िंदगी का दूसरा रुख शुरू होता है। दरअसल हुमायूं के किरदार की सबसे बड़ी गलती हिस्टोरियन ये मानते हैं कि वो अपने दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं करते थे, बल्कि दुश्मन को माफ़ करना हुमायूं की फितरत थे। किसी भी जंग में जीत के बाद हुमायूं एक फतह के बाद जश्न मनाते, अपने उमरा में तमग़े और इनामात तकसीम करते। महीनों महीनों तक ये जश्न चलता रहता था। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं के ज़रिए माफ़ कर दिए गए दुश्मन दोबारा उनके खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते थे। हुमायूं की यही गलती और फितरत ने कई मरतबा उन्हें मुश्किल हालात से दो चार कर दिया। हुमायूं ने बार बार शेर खान सूरी के हलफ, कस्मों और वादों पर एतबार किया और उसे बार बार माफ़ किया और उसे एक मामूली बागी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, यहाँ तक कि उसने 1540 में हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से भागने पर या फिर फरार होने पर मजबूर कर दिया था। अब वो शेर खान से शेर शाह बन गया। अफगानों ने उसे अपना मुत्तफ़िक़ा बादशाह तस्लीम कर लिया। शेर शाह सूरी ने ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने में फ़ौज में मुलाजमत की थी। वो हुमायूं की कमज़ोरियों से वाकिफ़ था। उसने हुमायूं को पैगाम भिजवाया कि मैं मुग़लों का पुराना नमकख्वार हूँ, मुझसे शहंशाह को कोई ख़तरा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तवक्को रखता हूँ कि शहंशाह मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे। इस पैगाम के साथ ही शेर शाह सूरी ने अपने बेटे कुतुब खान की क़यादत में 500 सिपाहियों का दस्ता हुमायूं की फ़ौज में भेज दिया। ये मसालिहत ज़्यादा देर न चले। हुमायूं ने जश्न मनाने की अपनी ख़राब आदत की वजह से बंगाल खो दिया। अपनी सल्तनत में मनाए जा रहे 1.5 साला जश्न में हुमायूं ने नया शहर दीन पनाह के नाम से तामीर किया और इसी जश्न के नतीजे में 1537 में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को एक मौका मिला और उन्होंने शेर शाह सूरी के बेटे जलाल खान को शिकस्त देकर चिनार और गौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ भी वही जश्न मनाने गए। 9 माह तक रातें रंगीन की गई। शेर शाह सूरी ने फिर ताकत पकड़ी और बनारस पर हमला करके उसे भी फतह कर लिया। फौरन ही चिनार, जौनपुर और कन्नौज भी शेर शाह के कब्जे में आ गए, जबकि शहंशाह हिंद नसीरुद्दीन हुमायूं उस वक्त तक बंगाल में जश्न में ही डूबे हुए थे। अब वक्त गुजर चुका था। हुमायूं ने अपने भाई मिर्ज़ा हिंदाल को बिहार में रहने का हुक्म दिया था, लेकिन हिंदाल बिहार छोड़कर आगरा आ गया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुमायूं बंगाल से वापस रवाना हुए तो रास्ते में शेर शाह सूरी फ़ौज लेकर आ गए और फिर अप्रैल 1539 यानी 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी की फ़ौजें आमने सामने आ गई।
3 महीनों तक सुलह की कोशिशें होती रही। बिलाखिर शेर शाह सूरी ने मुगल फौज पर हमला कर दिया और हुमायूं की फौज को शिकस्त दे दी। हुमायूं ने फिर 40,000 फौज जमा करके शेर शाह सूरी से टक्कर ली, मगर दोबारा भी शिकस्त खाई और अब शेर शाह सूरी नहीं रुके और दिल्ली पर काबिज हो गए और हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया। कहते हैं कि बाबर की ये हुमायूं को ये दम भी दुरुस्त साबित हुई कि बेटा पठान से होशियार रहना। दरअसल हुमायूं में दूर अंदेशी बहुत कम थी। अगर वो दूर अंदेश होते तो शेर खान को ताकतवर बन जाने की मोहलत नहीं देते। इससे जाहिर होता है कि हुमायूं के मुश्किलात के हल में नाकामी उनके अपने किरदार की खामियों की बदौलत थे। अगर वो मुस्तकिल मिजाजी, दूर अंदेशी और सियासी बसीरत से काम लेते तो बआसानी मुश्किलात पर काबू पा सकते थे। हुमायूं में क़ुव्वत फ़ैसले की भी कमी थी। वो सियासी फ़वायद यानी सियासी फ़ायदे हासिल करने से आरी थे और दुश्मनों को माफ़ करने का किरदार ही दरअसल हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था। बहरहाल शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर दोबारा शहंशाह हिंद बनने का ख्वाब देखने वाले हुमायूं की मुराद उस वक्त पूरी हुई जब शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया। शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद उनका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद सूरी ख़ानदान कमज़ोर तर हो गया और तब हुमायूं 1555 के आगाज़ पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्ज़े के लिए कूच किया। हुमायूं ने पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली, आगरा को फतह करके दोबारा मुगलिया सल्तनत के बादशाह बने। हिंदुस्तान की हुकूमत दोबारा हासिल करने के बाद हुमायूं तवील अरसा जिंदा न रहे। जनवरी 1556 में हुमायूं को तख्त नशीन हुए अभी 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन अपनी लाइब्रेरी में बैठे वो पढ़ रहे थे, तभी नमाज मगरिब की आवाज़ हुमायूं के कानों में पड़ी। वो तेज़ी से मस्जिद की तरफ लपके, उन्हें ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसलकर लुढ़कते हुए वो नीचे आ गिरे। उन्हीं ज़ख्मों से चंद रोज़ बाद हुमायूं का इंतकाल हो गया। हुमायूं ज़िंदगी में अपने नाम की तरह खुशबख्त ना रहे। सारी उम्र ठोकरें खाई। अपने पराये की बेवफाई और दुश्मनों की ठोकरों से 14 साल की जिलावतनी की ठोकरें भी मुक़द्दर रहे, लेकिन ये आखिरी ठोकर जो मौत दे गई, सिर्फ उसी को खुशबख्त, नेकबख्त कहा जा सकता है कि ये अल्लाह के हुजूर सजदे के लिए जाते हुए ठोकर थी। मशहूर यूरोपीय हिस्टोरियन लेन पोल के मुताबिक हुमायूं ने तमाम उम्र ठोकरें खाईं और बिलाखिर ठोकर खाकर ही इंतकाल कर गए। तो ये थी मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।